हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी आसिंद के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने 10th क्लास जो थी उसके अंदर राजनीति विज्ञान से केंद्र सरकार का जो है वो लेसन शुरू किया, और उसमें हमने पहले भी देखा था कि सरकार के जो है मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। अब व्यवस्थापिका के भी 2 अंग होते हैं, संघीय और राज्य। राज्य व्यवस्थापिका राज्य स्तर की बात, और हमें पढ़नी है संघीय व्यवस्थापिका, और संघीय व्यवस्थापिका को ही हम संसद नाम से जानते हैं। तथा संसद के वापस 3 अंग बताए गए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब चूंकि हम पिछली क्लासों के अंदर हमने लोकसभा व राज्यसभा को पढ़ लिया है, हमारे बचा हुआ जो भाग है वो राष्ट्रपति, और आगे फिर हम सरकार के जो दूसरा जो अंग है कार्यपालिका, इसके अंदर हमारे 4 सदस्य बताए गए हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री तथा चौथा मंत्रिपरिषद। तो हमें यहाँ पर पहला राष्ट्रपति शुरू करना है, तो वही चीज हम शुरुआत करने वाले हैं अभी इस वीडियो में, कार्यपालिका। और कार्यपालिका के अंदर हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया क्या होती है, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इनको पद से किस प्रकार से हटाया जाता है, महाभियोग की स्थिति क्या होती है, तथा इनके मुख्य रूप से कार्य क्या क्या होते हैं, ये हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जो कि कार्यपालिका का वैधानिक, जो राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, जबकि प्रधानमंत्री जो होता है ये वास्तविक प्रधान होता है। किसका? कार्यपालिका का। जबकि राष्ट्रपति जो है ये वैधानिक प्रधान है। वैधानिक का मतलब होता है दिखावे का। दिखावे का तो प्रधान है राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक प्रधान है प्रधानमंत्री। तो हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति कार्यपालिका के। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति शब्द हमें सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है, तथा कहाँ से राष्ट्रपति की शुरुआत होती है, और इसमें क्या क्या विशेष राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है, या इसकी चुनाव प्रक्रिया क्या क्या हो सकती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कार्यपालिका, जिसमें हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 52, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सबसे पहले राष्ट्रपति शब्द अगर संविधान में देखने को मिलेगा तो वो होगा संविधान की अनुच्छेद संख्या 52 के अंदर सबसे पहले राष्ट्रपति का जिक्र होता है, और एक लाइन आती है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर संविधान का अनुच्छेद 53 जो है वो क्या कहता है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति, संघीय कार्यपालिका की जो सारी की सारी शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। मतलब कि एक तरीके से राष्ट्रपति ही उसका प्रधान होता है। समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति ही उसका प्रधान होता है। फिर आगे बात करते हैं कि कार्यपालिका का औपचारिक या वैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कहने का मतलब दिखावे का, या एक तरीके से ऊपरी भाग से अगर कोई प्रधान है तो वो है अपना राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक जो प्रधान जो है कार्यपालिका का वो होगा बहुमत दल का नेता, मतलब कि प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री के अनुसार ही पूरे राज्य का प्रशासन चलेगा, जबकि राष्ट्रपति जो होता है केवल नाम मात्र का प्रधान होता है। तो इसको हम कह सकते हैं औपचारिक प्रधान, वैधानिक प्रधान, या नाम मात्र का जो प्रधान होता है वो होता है राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रधान जो होगा कार्यपालिका का वो होगा हमारा प्रधानमंत्री, क्योंकि जनता उसको चुनकर आगे भेजती है। फिर आगे भारतीय संसद व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन के समान ही है। भारत की संसद व्यवस्था किसके समान है? ब्रिटेन में भी यही सिस्टम है कि वहां की कार्यपालिका का जो प्रधान है, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, और संवैधानिक प्रधान या अपन वैधानिक या औपचारिक प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। अब संघीय कार्यपालिका जो भारत के अंदर है उसके मुख्य रूप से 5 जो है वो अंग है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा मंत्रिपरिषद, और 5वां होता है महान्यायवादी। राष्ट्रपति हम पढ़ रहे हैं, उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद जो कि प्रधानमंत्री ही नियुक्त करता है, और महान्यायवादी का मतलब होता है एक तरीके से भारत का वकील हो सकता है, जो कि राष्ट्रीय मामलों में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए वकालत करता है, तो वो होता है भारत का महान्यायवादी। इस प्रकार से संघीय कार्यपालिका के मुख्य रूप से 5 अंग होते हैं। और अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले
सदस्य की योग्यताएं क्या हो सकती है, या राष्ट्रपति पद के लिए जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली कि वह भारत का नागरिक हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है लड़ने वाला जो सदस्य है वो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कम से कम कितनी वर्ष, 35 वर्ष की आयु उसकी पूर्ण होनी चाहिए। देखो लोकसभा का जो होता है वो 25 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष और राष्ट्रपति की जो आयु होती है वो न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, मतलब उसमें वो योग्यता हो कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सके, और सरकार के किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। इंपॉर्टेंट चीज है, भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, सरकार के किसी भी लाभ के पद पर न हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अपने आप में योग्यता रखता हो। तो ऐसा सदस्य जो होगा वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है या वहां पर राष्ट्रपति के कैंडिडेट के रूप में वो भाग ले सकता है। फिर निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्य, मतलब कि जो भी सदस्य उसको वोट करेंगे राष्ट्रपति को, वो सदस्य कौन कौन हो सकते हैं। तो सबसे पहले लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, कि लोकसभा में जितने भी निर्वाचित सदस्य है वो राष्ट्रपति को वोट करते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा में भी जितने भी निर्वाचित सदस्य वो राष्ट्रपति को वोट करेंगे। राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और तीसरे कौन होंगे, राज्य तथा संघ क्षेत्र की जितनी भी विधानसभाएं हैं उसमें जो निर्वाचित होकर सदस्य आए हैं वो भी राष्ट्रपति को वोट करते हैं। तो कुल मिला के ये तीन प्रकार के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति को वोट करते हैं। पहला संसद के निर्वाचित सदस्य जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही आ चुका है, तो दूसरा है राज्य तथा संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है वो राष्ट्रपति को वोट करेंगे। फिर आगे बात करते हैं निर्वाचन प्रणाली की, राष्ट्रपति के चुनाव की जो है प्रणाली क्या होती है, तो उसको कहा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। क्या होता है, नाम याद रखिएगा दोस्तों की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसको हम आगे पूरा विस्तार से समझने वाले कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती कैसे है। अभी अपने को नाम याद रखना कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है जो कौन सी प्रणाली के आधार पर होता है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और इसको कहते हैं इंग्लिश में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्या कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो हमने सिंपल सी इसकी योग्यता, भाग लेने वाले सदस्य और निर्वाचन प्रणाली के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे निर्वाचन प्रणाली की, तो प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन होता है वो होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। अब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में आखिर होता क्या है, तो इसमें ऐसा सिस्टम है दोस्तों कि जितने भी मत पड़ते हैं उसमें हमें न्यूनतम कोटा अर्जित करना आवश्यक है, और न्यूनतम कोटा जो जो मतलब कैंडिडेट होता है वो प्राप्त कर लेता है, वो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाता है। तो न्यूनतम कोटा प्राप्त करने का सूत्र क्या है कि दिए गए वैध मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1 और +1, तो ये रहेगा उनका सूत्र। अब दोस्तों थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। वैसे इससे आगे ज्यादा कुछ विस्तार से आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी हम देखते हैं कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली आखिरकार होती कैसे है। तो समझेंगे कि जैसे कि टोटल जो वोट हुए हैं, माना कि 103 वोट टोटल पड़े हैं, जिसमें से जो वैध मत जो है वो 100 है और 3 जो है वो खारिज हो गए। तो वैध मत कितने रहे हमारे पास, 100। तो अब हम सूत्र के अनुसार लिखेंगे, दिए गए वैध मतों की संख्या कितनी होगी, 100 बटा, अब निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, अब राष्ट्रपति के लिए कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे, एक ही होगा, तो उसको हम 1 लिखेंगे, +1 +1। अब देखना कि 100 बटा 2 + 1, 2 से 100 को काटेंगे 50, 50 + 1 बराबर 51। तो कहने का मतलब न्यूनतम वोट जो है या न्यूनतम कोटा जो है वो कितना है, 51 मत का है, 51 वोट का है। अब देखो जो राष्ट्रपति का जो चुनाव में जो सदस्य मतलब कि वोट करते हैं उनके पास एक स्लिप होती है इस प्रकार से, और इस प्रकार से उनके पास जैसे कि माना कि 4 कैंडिडेट है A B C D, तो चारों के लिए उनके पास क्रम लिखने के लिए एक होता है
जिसमें वो सबसे पहले प्राथमिकता, जैसे कि बी को देना चाहते तो यहाँ पर 1 डालेंगे, फिर ए को देना चाहते वो 2 डालेंगे, फिर डी को देना चाहते 3 डालेंगे, फिर सी को देना चाहते 4। इस प्रकार से वो प्राथमिकता देते हैं। अब हम देखते हैं कि एक राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो माना कि चुनाव में जो भाग लेने वाले सदस्य है वो 4 है, ए, बी, सी और डी। कितने सदस्य भाग ले रहे हैं चुनाव में? 4। अब 4 सदस्यों में सबसे पहले जो मतदान हुआ उसमें ए को माना कि 30% वोट मिले, बी को 40% वोट मिले, सी को वोट मिले 18% और डी को वोट मिले 12%। टोटल जो मत हुआ उसमें से ए को 30%, बी को 40%, सी को 18% और डी को 12% मत मिलते हैं। तो अब क्या करते हैं, न्यूनतम कोटा के हिसाब से हमें 51 वोट की आवश्यकता न्यूनतम होती है। अब चूंकि 51 तक नहीं पहुंचे, इन सबको मिला लीजिए 30, 40, 18, 12 टोटल मिला के 100 हो जाएंगे। तो हमें न्यूनतम जो कोटा है वहां तक हम नहीं पहुंचे, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे कम है, जिस व्यक्ति के सबसे कम वोट आए उसको हम रिजेक्ट करेंगे, तथा उसके जो मत है 12, उसमें जो सेकंड प्रेफरेंस उसने जिसको दे रखी उसको देखेंगे। माना कि ये 12 वोट में उसने सेकंड प्रेफरेंस दे रखी थी, इसमें 6 तो इसको दे रखे हैं, 4 बी को दे रखे हैं और सी को दे रखे हैं 2। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 30 से 36, यहाँ 44 और यहाँ पर 20 वोट हो चुके हैं। अब देखो, डी को खारिज करने के बाद या डी को हटाने के बाद भी हम न्यूनतम कोटा तक नहीं पहुंचे। अधिकतम हमारे पास 44% ही वोट है, इधर 36 है और इधर 20 है। तो अब क्या होगा कि आगे जो ये सी नंबर का जो कैंडिडेट है इसको भी हम इस जो कैंडिडेट जो राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवारी से इसको भी हटाएंगे, और इसके जो 20 वोट हैं इनको हम थर्ड प्रेफरेंस के आधार पर हम इसको बांटेंगे। अब तीसरी प्रेफरेंस में माना कि इसको जो वोट मिले हैं, इसको 12 वोट मिले हैं और इसको 8 वोट मिले हैं। तो अब 36 और 12 कितने हो गए, 48 वोट इसको मिले हैं और 44 और 8 52 वोट इसको मिले हैं। अब चूंकि इसको 52 वोट मिले हैं और हमारा न्यूनतम कोटा 51 वोट ही मांगता है, अतः बी जो कैंडिडेट होगा वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएगा। ये होती है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसमें न्यूनतम कोटा तक अगर नहीं पहुंचता तो उस प्रकार से धीरे धीरे कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जाता है, उनको उनकी उम्मीदवारी को खत्म किया जाता है, उनके मतों को वापस अगले प्रेफरेंस के आधार पर उनके मतों को बांट दिया जाता है। इसे कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति को अपने पद से मुक्त कैसे किया जाता है या उसको पदच्युत कैसे किया जाता है। और राष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की स्थिति ही आती है। अब देखते हैं कि वैसे तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन समय से पहले भी महाभियोग की विधि द्वारा उसको पदच्युत किया जा सकता है, पद से मुक्त किया जा सकता है। इसके लिए क्या करना होगा कि संसद के जो दोनों ही सदन है उनमें से किसी भी एक सदन में जो जितने भी सदस्य होते हैं, राज्यसभा या लोकसभा में किसी भी सदन में अगर प्रस्ताव पारित किया जा रहा है तो जितने भी सदस्य उनका 1/4 मतलब 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके आवेदन प्रस्तुत करेंगे उस सदन में। अब हस्ताक्षर होने के बाद आवेदन के बाद 14 दिन तक उस सदन 14 दिन के बाद उस आवेदन पर जो सदन के सदस्य हैं वो कार्रवाई करेंगे, और अगर 2/3 सदस्य इस कार्रवाई से संतुष्ट हो जाते हैं और इसको स्वीकृत दे देते हैं तो फिर ये जो प्रस्ताव है दूसरे सदन में चला जाएगा, और दूसरे सदन में भी 2/3 सदस्यों की स्वीकृति के साथ राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। समझते हैं महाभियोग कैसे लगाएंगे। तो पदच्युत की पद्धति है सब महाभियोग कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, और अधिकतम कार्यकाल जो होता है उसका 5 वर्ष का होता है। लेकिन संविधान का उल्लंघन करने पर विशेष रूप से क्या आरोप लगाया जाएगा, संविधान का उल्लंघन करने पर उसे महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं, महाभियोग के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। किसी भी सदन में आप महाभियोग का प्रस्ताव ला सकते हैं। सदन के कुल सदस्यों में से 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके महाभियोग का आवेदन पेश करते हैं। तो जो जितने भी सदस्य हैं, चाहे लोकसभा में ला रहे हैं चाहे राज्यसभा में ला रहे हैं, जितने भी सदस्य उनके 1/4 मतलब 1/4 जो सदस्य हैं वो साइन करके महाभियोग के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे। सदन में प्रस्ताव के 14 दिन बाद महाभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा। जिस भी सदन में महाभियोग लग रहा है,
14 दिन के बाद में उस विषय पर विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है, अगर सदन की कुल संख्या के 2/3 सदस्य सहमत हो जाए, मतलब कि आरोप सिद्ध हो जाता है, वो सहमत हो जाते हैं और प्रस्ताव को स्वीकृत मानकर इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, तो फिर उस प्रस्ताव को उस सदन से स्वीकृत मान लिया जाता है और दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। तो आवेदन के लिए 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है और प्रस्ताव को पास करवाने के लिए 2/3 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। फिर दूसरा सदन स्वयं जांच करेगा या समिति गठित करेगा, जो भी आरोप लगाया जा रहा है उस आरोप के लिए दूसरा सदन जो है वो स्वयं जांच करता है या उसके लिए कोई कमेटी गठित करता है। आरोप सिद्ध हो जाने पर दूसरा सदन अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत कर ले तो उसी दिन राष्ट्रपति अपने पद से पदच्युत हो जाएगा। मतलब कि अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं दूसरे सदन में भी और 2/3 सदस्य वहां के भी सहमत हो जाते हैं तो राष्ट्रपति को जिस दिन स्वीकृति दी जाती है उसी दिन राष्ट्रपति का जो है वो पद मुक्त हो जाता है, पद से वो हट जाता है। तो यह है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने की स्थिति की किस प्रकार से महाभियोग लगाया जाता है। तो सबसे पहले आवेदन प्रस्तुत करने, किसी भी सदन में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। फिर जिस सदन में आवेदन प्रस्तुत किया गया उसके 14 दिन बाद उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और अगर 2/3 सदस्य सहमत हो जाते हैं और स्वीकृत कर देते हैं तो फिर वो जो प्रस्ताव वो दूसरे सदन में भेजा जाता है। तो दूसरे सदन में जो सदस्य है उस प्रस्ताव पर या उस पर जो आरोप लगाए गए हैं उसके लिए स्वयं जांच करते हैं या कमेटी गठित करते हैं और आरोप सिद्ध हो जाने पर 2/3 सदस्य अगर सहमत हो जाते हैं तो राष्ट्रपति को पद से मुक्त किया जा सकता है। यह है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने की स्थिति परिस्थिति किस प्रकार से बन सकती है। तो दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्य के बारे में। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती है वो दो भागों में, एक तो सामान्यकालीन शक्तियां, दूसरी होती है संकटकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों में भी पहली है कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी प्रशासनिक शक्तियां क्या है? तो अनुच्छेद 53 के अनुसार, पहले भी अपन ने 2 बार पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। मतलब कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति के पास है। इसमें महत्वपूर्ण जो है वो शक्तियां देख लेते हैं। महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति, पहली जो कार्यपालिका संबंधी महत्वपूर्ण शक्ति जो होती है वो है महत्वपूर्ण पदाधिकारी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। क्या क्या करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, पहली इंपॉर्टेंट चीज, प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। राज्य के जितने भी राज्य हैं उनके राज्यपाल भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जितने भी न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति वो करता है। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य तथा विदेशों में राजदूत। तो वापस याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति तथा विदेशों में राजदूत भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। फिर आगे बात करते हैं शासन संचालन संबंधी शक्ति की। शासन के संचालन में क्या शक्ति है उसके पास है? तो पहली चीज है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की अगर संयुक्त बैठक बुलानी हो तो वो बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करना, किसके? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो शक्तियां होती है उससे संबंधित नियम के निर्माण भी राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। फिर आगे देखते हैं वैदेशिक शक्तियां, कि विदेश के अंदर राष्ट्रपति के पास विदेश के मामलों में क्या शक्तियां प्राप्त है। तो वैधानिक प्रधान होने के कारण विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता। महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि राष्ट्रपति जो है वैधानिक प्रधान माना जाता है, अतः संपूर्ण विदेशी मामलों में राष्ट्रपति जो है भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। विदेशों में राजदूतों कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। विदेशी राजदूत जितने भी है वहां पर राजदूत जो भारतीय राजदूत बिठाए जाते हैं उनकी नियुक्ति और कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विदेशी संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। जो भी दूसरे देशों के साथ संधियां या समझौते किए जाते हैं वो भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं।
तो एक तरीके से कह सकते हैं कि संपूर्ण विदेशी जो ताकत होती है वो राष्ट्रपति के पास ही नियुक्त होती है, राष्ट्रपति के पास ही होती है। फिर है सैनिक शक्ति, समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि जितनी भी सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और नभ सेना, तीनों ही सेनाओं का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है। लेकिन ये बिना प्रधानमंत्री या उसके मंत्रिमंडल की सलाह के युद्ध की ताकत इसके पास नहीं होती है। कहने मतलब एक तरीके से नाम मात्र का ये सेनापति है, बाकी संपूर्ण जो है ताकत होती है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास होती है। तो ये है राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, जिसमें पहले महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, शासन संचालन संबंधी शक्तियां इसके पास है, विदेश की संपूर्ण शक्तियां इसके पास है, और तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होने के नाते सैनिक शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास में है। तो दोस्तों हम जो राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे थे उसमें सामान्यकालीन शक्तियों में जो दूसरा जो पॉइंट है वो है विधायी शक्तियां। विधायी का मतलब अपन पहले ही समझ चुके हैं, कानून से संबंधित। तो विधायी क्षेत्र का प्रशासन, वह संसद के अधिवेशन बुलाता है, अधिवेशन समाप्ति की घोषणा करता है और प्रारंभ में भाषण देता है। मतलब संसद के अधिवेशन बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा भी करता है और प्रारंभ में भाषण जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग भी कर सकता है, कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को समाप्त कर सकता है, भंग कर सकता है, और ऐसा अब तक 9 बार कर चुका है। मतलब कि प्रधानमंत्री की सलाह से संसद कितनी बार समय से पूर्व भंग हो चुकी है? 9 बार। फिर है सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा में सदस्यों को मनोनीत भी करता है, जो हम राज्यसभा और लोकसभा में पढ़ चुके हैं। राज्यसभा में यह 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में उच्च कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, उन 12 सदस्यों को वो राज्यसभा में मनोनीत करता है। कौन? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो साहित्य, कला या विज्ञान के क्षेत्र में अच्छे कार्य करें। और लोकसभा में ये 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कौन होते हैं? आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन सदस्य होने चाहिए। ये बात हम राज्यसभा और लोकसभा में पहले ही कर चुके हैं। फिर है विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। मतलब कि कोई भी साधारण विधेयक होता है वह पारित होने से पहले राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो उस विधेयक को पुनः विचार के लिए संसद को सौंप सकता है, लोकसभा को सौंप सकता है। लेकिन अगर लोकसभा चाहे या संसद चाहे और बिना कोई परिवर्तन किए दोबारा अगर वो राष्ट्रपति के सामने वो साधारण विधेयक जाता है, तो फिर दूसरी बार में राष्ट्रपति को उसे स्वीकृत करना पड़ता है। तो यह है निषेधाधिकार। मतलब एक बार वो निषेध कर सकता है, पुनर्विचार के लिए दे सकता है, लेकिन दोबारा अगर वही विधेयक सामने आ जाए तो फिर उसे पारित करना पड़ेगा। तीसरा है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी होती है। अगर संसद के अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो उससे पूर्व वो अध्यादेश जारी कर सकता है, जो अधिकतम 6 माह तक होता है। लेकिन संसद अगर चाहे तो उस अध्यादेश को समय से पूर्व भी समाप्त कर सकती है। तो विधायी शक्तियों में इसके पास 4 शक्तियां हैं: विधायी क्षेत्र का प्रशासन, सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति, विधेयक पर निषेधाधिकार और अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो दोस्तों हम जो राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें सामान्यकालीन शक्तियों में हमने 2 प्रकार की शक्तियां देखी थी, कार्यपालिका संबंधी शक्ति और विधायी संबंधी शक्तियां। अब देखेंगे तीसरी जो शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है वो होती है वित्तीय शक्तियां, धन संबंधी। क्या होता है? राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष की आय व्यय का विवरण रखवाएगा। कि अगर संसद की कार्यवाही चल रही है तो दोनों सदनों के सम्मुख पूरे वर्ष की आय व्यय का लेखा जोखा जो है वो दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करवाने का कार्य राष्ट्रपति करता है। उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक या अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती, और बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के धन विधेयक को पारित नहीं किया जा सकता। तो धन विधेयक के लिए भी राष्ट्रपति की आज्ञा आवश्यक है, और वो संपूर्ण वित्तीय वर्ष के आय व्यय का लेखा जोखा जो है दोनों सदनों के सामने रखवाने का कार्य करता है। यह है वित्तीय संबंधी राष्ट्रपति की शक्ति। और अगले है न्यायिक शक्तियां। अब न्याय संबंधी राष्ट्रपति के पास भी न्याय संबंधी भी कुछ शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, जैसे कि क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने की शक्ति उसके पास प्राप्त है। दंड प्राप्त व्यक्ति के दंड को कम करने की या कुछ समय के लिए स्थगित करने की शक्ति भी प्राप्त है।
अगर कोई भी दंड प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपति के सामने आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसके दंड को कम करने की या उसके दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने की शक्ति भी प्राप्त है। तो न्यायिक शक्तियों में क्या है कि राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, दंड को कम करवा सकता है, या कुछ समय के लिए उसके दंड को स्थगित करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास मौजूद है। अब देखेंगे हम राष्ट्रपति के दूसरी शक्ति संकटकालीन शक्तियां। तो दोस्तों, सामान्यकालीन शक्तियों के बाद हम बात करते हैं संकटकालीन शक्तियां, और यही जो शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति को एक मजबूती प्रदान करती है, राष्ट्रपति पद की गरिमा को मतलब ऊपर रखती है। वो है राष्ट्रपति के पास संकटकालीन शक्तियां, कि संकट के समय में राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां मौजूद होती है। तो पहली है अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की शक्ति, कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात लगा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ परिस्थितियां होनी आवश्यक है। क्या होनी चाहिए? युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति में यह आपात लगाया जाता है। किसमें? या तो युद्ध की आशंका हो, या बाहरी आक्रमण की आशंका हो, या आंतरिक अशांति हो जाए। तो यह शुरुआती व्यवस्था थी, लेकिन आंतरिक अशांति के मामले पर राष्ट्रपति कहीं पर इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करे, इसलिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति को भी किस नाम से जाना गया है? सशस्त्र विद्रोह है। मतलब सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में ही राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है, बाकी आंतरिक अशांति के नाम पर दुरुपयोग करते हुए यह आपात नहीं लगाया जा सकता। संसद की स्वीकृति के बिना 2 माह तक, कि शुरुआत में अगर संसद की बिना स्वीकृति के यह जो आपात है 2 माह तक जारी रहेगा, और स्वीकृति के बाद जब तक चाहे तब तक लागू रख सकता है, और स्वीकृति मिलने के बाद जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो तब तक ये जो है आपात लागू रहेगा। 44वां संविधान संशोधन, अब इसके अंदर क्या होता है? 44वां संविधान संशोधन होता है, उसके अनुसार क्या है? 4 बातें मुख्य है। यह आपात युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लगाया जाएगा। तो आंतरिक अशांति के नाम पर हम यह आपातकाल नहीं लगा सकते। या तो युद्ध होना आवश्यक है, या बाहरी आक्रमण होना आवश्यक है, या अगर आंतरिक आपात में भी सशस्त्र विद्रोह हो तो ही यह राष्ट्रपति शासन लगता है। मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के बाद ही यह आपात लगा सकता है, कि प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल है अगर वो लिखकर राष्ट्रपति को देता है तब ही यह आपात लगा सकता है। 6 माह बाद पुनः संसद की स्वीकृति आवश्यक है, और जब राष्ट्रीय आपात 6 माह तक अधिकतम होता है उसके बाद पुनः अगर संसद चाहे तो उसकी स्वीकृति देकर उसको आगे बढ़ा सकती है। लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से इसे समाप्त भी कर सकते हैं। और अगर इस आपात को समाप्त करना हो तो क्या करना है कि लोकसभा में जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उनके साधारण बहुमत के आधार पर हम इस राष्ट्रीय आपात को समाप्त कर सकते हैं। और ये जो राष्ट्रीय आपात होता है ये युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह के समय लगाया जाता है, जो कि हमारा संविधान का अनुच्छेद 352 के तहत है। 352 352 352। फिर इसके बाद में 352 में 4 और जोड़ेंगे तो 356 आ जाता है। तो आगे का जो अनुच्छेद है वो 356 ये कहता है कि राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर उत्पन्न संकट काल या राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या किसी अन्य स्रोतों के माध्यम से संकट काल का पता लगने पर राष्ट्रपति चाहे तो राज्य आपात लगा सकता है। 356 सबसे पहले अनुच्छेद 352 ये कहता है कि राष्ट्रीय आपात युद्ध, बाहरी आक्रमण या संकट काल की स्थिति हो जाए या आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो लगाया जाएगा। 356 अनुच्छेद के अनुसार राज्य आपात जो है वो राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या किसी स्रोत के माध्यम से अगर राष्ट्रपति को पता चलता है तो वो राज्य आपात घोषित कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना अधिकतम 2 माह के लिए जारी रहेगा। संसद के प्रस्ताव के बाद 6 माह के लिए इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, और अधिकतम इसको हम 3 वर्ष तक जारी रख सकते हैं। 3 वर्ष के बाद हमें यहाँ से राष्ट्रपति शासन हटाना ही पड़ेगा। तो राज्य आपात कौन सी परिस्थिति में होता है कि अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, राज्यपाल प्रतिवेदन देता है या किन्हीं अन्य स्रोतों के माध्यम से राष्ट्रपति को पता चलता है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल है, तो वो राज्य आपात लगा सकता है, जो शुरुआत में 2 माह के लिए,
संसद की स्वीकृति के बाद 6 माह के लिए और अधिकतम 3 वर्ष के लिए वो लगा सकता है। फिर बात करते हैं 356 में 4 और जोड़ेंगे तो 360, अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपात होता है। ये वित्तीय संकट के दौरान यह आपात लगाया जाता है कि अगर राष्ट्रपति को पता चले कि जो राज्य जो है या जो देश जो है वो वित्तीय रूप से कमजोर हो चुका है, आर्थिक संकट अगर मंडरा रहा है, तो वो वित्तीय आपात की स्थिति में वित्तीय आपात 360 के तहत लगा सकता है। तो ये थी राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां, जिसमें अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की बात करता है, जो कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र युद्धों पर लगाया जाता है। दूसरा अनुच्छेद 356 राज्य आपात की बात करता है, जो राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगाया जाता है। और तीसरा है अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपात की बात करता है। अगर वित्तीय आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाए तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। तो दोस्तों ये था राष्ट्रपति। तो दोस्तों राष्ट्रपति के बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति की जगह पर कार्यभार संभालता है या राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 कौन सा अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। मतलब कि संविधान के अंदर अनुच्छेद 63 में यह बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होता है। मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक होती है उस समय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। यह निर्वाचन भी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान से होता है कि जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसकी प्रणाली भी राष्ट्रपति की ही रहती है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और गुप्त मतदान से इसका निर्वाचन होता है। अब उपराष्ट्रपति पद के लिए जो भी व्यक्ति आवेदन करता है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्य की सभी योग्यताएं हो। जिस प्रकार से राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। फिर आगे बात करते हैं पदच्युत, मतलब उसको पद से कैसे हटा सकते हैं, महाभियोग कैसे आता है। तो कार्यकाल तो कम से कम 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के बहुमत द्वारा पास किए गए प्रस्ताव से जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले तो इसको हटाया जा सकता है। क्या विधि है कि अगर राज्यसभा अपने साधारण बहुमत से किसी इस उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पास कर ले तथा बाद में वो प्रस्ताव लोकसभा में भी पास हो जाए साधारण बहुमत से, तो उपराष्ट्रपति को हम पद से मुक्त कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ऐसे प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो इसकी सूचना हमें 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां, देखो पहला जो कार्य है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसको समझना कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगर राज्यसभा में किसी मामले में मतदान की आवश्यकता पड़ जाए तो मत देने का अधिकार उपराष्ट्रपति को नहीं होता है, क्योंकि ये राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होकर नहीं आता है, बल्कि ये तो पदेन सभापति होता है। अतः मत देने का अधिकार उपराष्ट्रपति के पास नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि राज्यसभा में किसी विषय पर मत पड़े हो और दोनों ही या बराबर मत दोनों ही पार्टियों को मिले हो, तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार उपराष्ट्रपति को होता है। और यह इसका महत्वपूर्ण अधिकार है। क्या है कि निर्णायक मत जो होगा वो उपराष्ट्रपति देगा, लेकिन स्थिति क्या होगी कि बराबर मत आने की स्थिति में बाकी इसको मत देने का अधिकार नहीं होता है। दूसरा होता है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है कि अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति है तो उपराष्ट्रपति जो होगा वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। अब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति कैसे हो सकती है? तो 4 कारणों से राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो सकती है। पहला है या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, दूसरा है
या राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर उसको हटा दिया जाए, या राष्ट्रपति स्वयं त्याग पत्र दे दे, या राष्ट्रपति की असमर्थता हो यानी वो किसी रोग से ग्रसित हो जाए, या विदेश में होने की स्थिति में भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। तो इसके कार्य और शक्तियां महत्वपूर्ण दो ही है, एक तो है राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण वो राज्यसभा का सभापति होता है, सेकंड चीज इसको मत देने का अधिकार राज्यसभा में नहीं होता है, लेकिन बराबर मत आने की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार उपराष्ट्रपति को होता है। दूसरा है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भी ये राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है, कि जैसे कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, विदेश में होने की स्थिति में रोग ग्रसित हो जाए, या फिर राष्ट्रपति जो है मतलब कि अनुपस्थित हो, असमर्थ हो, तो उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेगा। तो ये था उपराष्ट्रपति। मुझे आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब हम देखेंगे अगली जो क्लास लेंगे हम उसमें देखेंगे प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद। तब तक के लिए धन्यवाद।